जमी पर बैठ यूं क्यों आसमान देखता है। जमी पे बैठ यूं क्यों आसमान देखता है। पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। नमस्कार, मैं अनिल के राय फिल्म्स के इस स्पेशल सेगमेंट जीएस क्लब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग पाषाण काल से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं। इससे पहले मैंने पाषाण काल से संबंधित एक कंप्लीट डिटेल वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया है, इसलिए उस वीडियो को जो नहीं देखें जाकर पहले देख लें तो इस सेशन को समझने में और आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक, मतलब रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे। भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातात्विद, वनस्पति शास्त्री, इतिहासकार या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ये जो ऑप्शन नंबर ई देख रहे हैं ये काफी कंफ्यूजिंग ऑप्शन है ना। ये खुद में दो ऑप्शन है, पहला इनमें से कोई नहीं मतलब नॉन ऑफ दीज, और दूसरा एक से अधिक मतलब मोर देन वन। तो ये जो ऑप्शन है ये आपको सभी परीक्षाओं में देखने को नहीं मिलेगा। स्पेशली ये ऑप्शन जो है बिहार सरकार जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है बीपीएससी के थ्रू, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, उसमें ये ऑप्शन देखने को मिलता है। तो जो बिहार सरकार से द्वारा जो एग्जाम ली जाती है कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के, तो वो बच्चे जो है थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे, नहीं तो और सब बाकी एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन ही मिलता है। तो ऑप्शन ई पे हमेशा थोड़ा ध्यान देंगे अगर ये ऑप्शन आपके एग्जाम में दिया हुआ है तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे। भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातात्विद, वनस्पति शास्त्र या इतिहासकार। तो हमने बताया था कि रॉबर्ट ब्रूस फूट क्या थे, एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही जो है हैंडेक्स का पल्लवरम से जो है तमिलनाडु में पल्लवरम से जो है हैंडेक्स का खोज जो है किया था पूरा पाषाण काल में, और ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे। लेकिन इनका योगदान भारत के पुरातत्व तत्वों को खोजने में काफी महत्वपूर्ण रहा, इसलिए इन्हें पुरातात्विद भी कहा जाने लगा है। तो इसका सही ऑप्शन भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विद दोनों होगा अगर ऑप्शन नंबर ई एग्जाम में दिया हुआ है तब। इस यहाँ पे जो मौजूदा ऑप्शन दिए हैं इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ई जो है करेक्ट होगा, क्योंकि वो भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विद दोनों थे। लेकिन मान लीजिए आपके एग्जाम में ये ऑप्शन नंबर ई नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो क्या करेंगे। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट मुख्य रूप से भूगर्भ वैज्ञानिक थे, तो उस समय आपका सही आंसर होगा भूगर्भ वैज्ञानिक, क्योंकि ये जो है मुख्य रूप से जो है भूगर्भ वैज्ञानिक थे। लेकिन इनका योगदान जो है पुरातात्विक तत्वों को खोजने में, इसलिए इनको पुरातात्विद भी कहा जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन उस समय सही होगा जब आपका ऑप्शन नंबर ई दिया हुआ रहेगा, नहीं तो नॉर्मल परीक्षाओं में आप के लिए इसका सही ऑप्शन होगा भूगर्भ वैज्ञानिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कोपेनहेगन संग्रहालय कहाँ स्थित है। माने ये कोपेनहेगन संग्रहालय जो है कहाँ स्थित है। दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, डेनमार्क, ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो हमने बताया था कोपेनहेगन ये विश्व पुरातात्विक संग्रहालय है, विश्व पुरातात्विक संग्रहालय है जो कहाँ पे स्थित है, डेनमार्क में। तो इसका सही आंसर होगा डेनमार्क, जो एक विश्व पुरातात्विक संग्रहालय है जहां पे विश्व के जो पुरातत्व जो है संग्रह करके रखे गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल से और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था, है ना। थॉमसन ने, लुबॉक ने, टेलर ने या चाइल्ड ने। हमने बताया था कि कोपेनहेगन संग्रहालय में जो पुरातत्व रखे गए हैं उन पुरातत्वों के आधार पर 1820 ईस्वी में क्रिश्चियन जॉर्गेसन थॉमसन ने इतिहास को अपने हिसाब से त्रियुगीय विभाजन किया था, जहां पे उन्होंने प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल कहा था, क्योंकि यहाँ पत्थरों के उपकरण प्रमुख रूप से पाए गए थे। आदि ऐतिहासिक काल को कांस्य युग कहा था, क्योंकि आकाश के उपकरण पाए गए थे जिसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता आती है। और वैदिक काल से लेकर आज तक के जो सब इतिहास है उसको उन्होंने लौह युग कहा था, क्योंकि लोहे के उपकरण जो है सबसे ज्यादा मिलते हैं।
तो थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय में, जो विश्व पुरातात्विक संग्रहालय है, वहां पे जो सामग्री थी, उस सामग्री के आधार पर इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया था, पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। इसका सही आंसर होगा थॉमसन। इसका पूरा नाम है क्रिश्चियन, सही आंसर होगा नंबर 1 क्रिश्चियन जॉर्गेनसन थॉमसन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? मतलब हमारे पास जो भी पुरातात्विक प्रमाण है, उस प्रमाण के हिसाब से पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो हमने कहा था कि पशुपालन का प्रारंभ जो है मध्य पाषाण काल में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में हमें आदमगढ़ और बागौर से जो है पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। पूरा पाषाण काल में शैल चित्र का जो है विकास हुआ था। मनुष्य जो है पूरा पाषाण काल में चित्र बनाना सीख गया था, जिसका एग्जाम्पल भीमबेटिका का गुफा है, जहाँ पे आप जो है शैल चित्र प्राप्त होते हैं। और नव पाषाण काल में मनुष्य जो है कृषि करना सीख गया था। तो पशुपालन का शुरुआत का साक्ष्य हमें मध्य पाषाण काल में मिलता है, जो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से हमको जो है प्राप्त होता है। जिसका सही आंसर होगा नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक काल में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं, यहाँ पे थोड़ा गलत मिसप्रिंट हो गया, ये यहाँ पे जो है तालाबी सा ना होकर दंती सा होगा, तो ये मिसप्रिंट हो गया है, हो जाता है कभी कभी। ओके, तो मध्य पाषाणिक काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले हैं? ठीक है ना, तो मैंने अभी बताया कहाँ पे मिले हैं, आदमगढ़ और बागौर में। तो यहाँ पे ऑप्शन में आदमगढ़ है, तो सही आंसर क्या होगा? आदमगढ़। आदमगढ़ में हमें पशुपालन के जो है साक्ष्य मिले हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण मिले हैं? हमें जो है कहाँ से हड्डी के उपकरण मिले हैं? टोकनी मांडो से, काकोरिया से, महदहा से, सराय नहराय से। तो हमने बताया था कि मध्य पाषाण काल में हमें मनुष्यों के नर कंकाल के साथ साथ हड्डियों के कुछ उपकरण मिले हैं। और ये कहाँ से मिले थे? तो यूपी में एक जिला है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में हमने बताया था 3 जगह है, सराय नहराय, महदहा और दमदमा में नर कंकाल भी मिले थे, और उसके साथ साथ अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण भी प्राप्त हुए थे। तो इस मौजूदा ऑप्शन के अनुसार सही आंसर क्या होगा? महदहा भी होगा और सराय नहराय भी होगा। सो यहाँ पे 2-2 ऑप्शन है, मतलब 1 से अधिक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ई। अगर ऑप्शन नंबर ई नहीं दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन नंबर ई अगर नहीं दिया हुआ रहेगा, तो आपको एग्जाम में जो है महदहा या सराय नहर या दमदमा में से कोई एक ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? महदहा, सराय नहर या दमदमा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, क्योंकि इनमें से कोई नहीं एक से अधिक, मतलब एक से अधिक यहाँ पे ऑप्शन सही है। महदहा और सराय नहर दोनों सही है, जहां से हमें हड्डी के उपकरण मिले थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ मिले? दमदमा से, लेखिया से, महदहा से या सराय नहराय से? तो देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से जो है याद रखना होगा कि हमें 3 मानव कंकाल जो है कहाँ से मिले। तो 3 मानव कंकाल हमको कहाँ से मिले? दमदमा से। हमने बताया था कि दमदमा से कुल जो है 41 नर कंकाल पाए गए थे। 41 नर कंकाल जो है हमें यूपी के प्रतापगढ़ जिले दमदमा से मिला था, जिसमें 5 युग्म नर कंकाल थे। युग्म नर कंकाल कहने का मतलब पेयर में, जोड़ा में, माने एक साथ 2-2 नर कंकाल। और एक नर कंकाल जो हमको मिला था, वहां पे 3 नर कंकाल एक साथ मिले थे। 3 जो है नर कंकाल हमको एक साथ जो है मिले थे। कहाँ पे? दमदमा में। और बाकी शेष एक एक करके मिले थे। 3 नर कंकाल एक साथ कहने का मतलब एक के ऊपर एक करके 3, 1 2 3, ऐसे एक के ऊपर एक करके हमें 3 नर कंकाल जो है मिले थे। कहां से? दमदमा से। तो इसका सही आंसर होगा दमदमा। हमें सराय नहराय से भी 37 नर कंकाल मिले थे, और यहाँ पे 4 नर कंकाल एक साथ मिले थे। तो याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछेगा एक ही कब्र में 4 मानव कंकाल कहां से मिले थे, तो सराय नहराय से, और 3 कहां से मिले थे?
दमदमा से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछा करता है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से मिला था, तो दमदमा से, और 4 कहाँ से मिला था, तो सराय नहर राय से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कृषि सबसे पहले शुरू हुई थी, कृषि सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी, नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, या प्रोटो ऐतिहासिक काल में, या माने आदि ऐतिहासिक काल में। तो मैंने अभी बताया कि कृषि की शुरुआत कहाँ हुआ था, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल तक आते आते मनुष्य जो है थोड़ा आधुनिक हो गया था, और नवपाषाण काल में जो सबसे पहले कृषि के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए कि नवपाषाण काल से कृषि की शुरुआत हुई थी। मध्यपाषाण काल में पशुपालन, और पुरापाषाण काल में शैल चित्र। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है, मतलब सबसे पहले हमें कहाँ साक्ष्य मिला है, मतलब मानव का जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुआ है। नीलगिरी की पहाड़ियों से, शिवालिक पहाड़िया से, माला पहाड़ियों से, या नर्मदा घाटी से। तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा घाटी। हमें जो है नर्मदा घाटी से भारत में सबसे पहले मनुष्य का जीवाश्म मिला है, और ये जीवाश्म हमको मिला था 1982 में। ये हमको मिला था 1982 में। कहां से, नर्मदा घाटी से। तो ये याद रखिए कि हमें नर्मदा घाटी से सबसे पहले जो है मनुष्यों के साक्ष्य जो है भारत में मिले थे। तो आंसर उसका होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, नर्मदा घाटी से, जहां से हमें मनुष्यों का सर्वप्रथम साक्ष्य भारत में मिला है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, मतलब मानव ने सबसे पहले किस अनाज का जो है खेती किया था, या मानव ने सबसे पहले कौन से अनाज का प्रयोग किया था, गेहूं, चावल, जौ, या बाजरा। इसका सही ऑप्शन होगा जौ। मानव ने सबसे पहले जो है जौ का प्रयोग किया था, जो हमें, जिसका साक्ष्य विश्व में हमें ईरान के आसपास देखने को मिलता है। तो मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम अनाज जौ था, उसके बाद गेहूं, और बाकी के अनाज। तो इसका सही ऑप्शन होगा जौ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में हमें कृषि के सबसे पुराना साक्ष्य जो है कहाँ प्राप्त हुए हैं, कुलडीहवा, लहुरादेव, मेहरगढ़, या आजमगढ़। तो हमें कुलडीहवा, लहुरादेव और मेहरगढ़ तीनों जगह से कृषि के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए, लेकिन उसमें सबसे पुराना साक्ष्य कौन है, लहुरादेव, जो उत्तर प्रदेश के कबीर संत नगर जिले में है, जहां हमें 9,000 ईसा पूर्व पहले चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य क्या है, लहुरादेव। अब यहाँ पर एक बात जो है आप लोगों को ध्यान देने के लिए है कि हमें मेहरगढ़ से भी जो है गेहूं के जो साक्ष्य मिले थे लगभग 7 से 8,000 ईसा पूर्व पहले। और अगर ऑप्शन में लहुरादेव ना हो, अगर ऑप्शन में लहुरादेव ना हो, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, मेहरगढ़। क्योंकि मेहरगढ़ जो है पहले सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है, लेकिन अभी एक नया खोज हो गया है, वो है लहुरादेव, जहाँ पे मेहरगढ़ से पहले भी कृषि होने का जो है साक्ष्य मिला है। तो ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, अगर लहुरादेव उसमें है तो लहुरादेव सही होगा, अगर लहुरादेव नहीं है तो मेहरगढ़ सही होगा। और मेहरगढ़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका जगह है, जहां पे हमें पाषाण काल से लेके हड़प्पा सभ्यता तक के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए, क्योंकि दो पहाड़ियों के बीच में था, सुलेमान और गिट्ठर पहाड़ियों के बीच में, इसलिए ये नष्ट नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पे हमें अस्थाई जीवन का प्रमाण मिला है कि पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अस्थाई जीवन यहाँ पे मौजूद था, जो नष्ट नहीं हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह मेहरगढ़ भी, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लहुरादेव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले। देखिए वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ ऑप्शन पे लहुरादेव नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, मेहरगढ़। तो इस क्वेश्चन, इस यहाँ पे जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन के आधार पर हमारा सही आंसर क्या होगा, सी, मेहरगढ़। क्योंकि मेहरगढ़ में जो है प्राचीनतम साक्ष्य जो है हमें क्या हुए थे, मिले थे। लेकिन खोज के हिसाब से हमें जो है, अपनी खोज के हिसाब से
लहोरा देव जो है मिले हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में लहोरा देव नहीं है, इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा, मेहरगढ़। इस चीज को आप लोग जो है दिमाग में रखिएगा कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीन अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। मतलब जहां पे अस्थाई जीवन के हमें प्रमाण मिले, तो मैंने अभी बताया था कहां से मिला है वो प्राचीन अस्थाई जीवन का, हमें मिला है मेहरगढ़ से, क्योंकि ये दो पहाड़ियों के बीच में, इसलिए यहाँ की सभ्यता जल्दी नष्ट नहीं हुआ। हमें मेहरगढ़ में पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के जीवन का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो अस्थाई जीवन के साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं, मेहरगढ़ से। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले। मैं पता है कि मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन के जो है साक्ष्य मिले हैं, तो कहां से मिले हैं, औंधे, बुरझोम, बागौर या लेकैया। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बागौर, जो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। हमें दो जगह से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, एक आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है, और एक बागौर जो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। तो यहाँ पे बागौर ऑप्शन में, इसलिए सही आंसर क्या होगा, बागौर। बुर्ज होम से हमें मालिक के साथ, माने मानव के साथ कुत्ते का शव मिला है, इसको याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है बुर्ज होम, जो जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर के पास है, जहाँ पे हमें मानव के साथ कुत्ता का जो है नरकंकाल मिला है, और यहाँ पे गर्तवास भी मिला है। गर्तवास मतलब गड्ढे में जो घर बनाए जाते हैं उसको हम लोग गर्तवास बोलते हैं। ठंडा जगह है, तो ठंडा जगह में आपको पता ही है कि ठंडे जगहों में जो है मनुष्य हवा से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए चूहे की तरह जो है गड्ढे बना के उसमें अपना घर बनाते थे। वो हमें मूर्जोम से प्राप्त हुआ है। फिलहाल यहाँ का जो सही आंसर होगा सी, हमें बागौर से जो है मानव के साक्ष्य मिले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, यहाँ से होगा, निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल। तो इसका सही आंसर होगा ताम्र पाषाण काल, क्योंकि ताम्र को माने जो कॉपर है, इसका एक रासायनिक नाम चाल्को भी है, इसलिए ताम्र पाषाण काल को हम लोग चाल्कोलिथिक भी कहते हैं। ताम्र पाषाण काल में तांबे और पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रयोग सबसे ज्यादा होता था, जो नव पाषाण काल के बाद का समय है, और हड़प्पा सभ्यता के समानांतर भी चलती है। और हमें पता है कि मनुष्य जो है सबसे पहले, सबसे पहले तांबे का ही प्रयोग किया था। तो मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली सबसे पहला धातु जो है तांबा ही है, तो ये भी याद रखिएगा। और तांबे युग को ही हम लोग जो है चाल्कोलिथिक युग भी कहते हैं, और मध्य पाषाण काल को पता होगा माइक्रोलिथिक युग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हथियार छोटे हो गए थे। तो मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक युग, और ताम्र पाषाण काल को हम लोग कहते हैं चाल्कोलिथिक युग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के प्रमाण मिले हैं। अभी हमने बताया वो कौन सा स्थल है जहां पे हमें पाषाण काल से लेके हड़प्पा सभ्यता तक के, पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के प्रमाण मिले हैं, मतलब एक अस्थायी जीवन का प्रमाण मिला है। तो जगह कौन सा है, मेहरगढ़, जो पाकिस्तान में है, पंजाब में, पाकिस्तान के हिस्से में जो पंजाब आता है उस पंजाब में ये जगह स्थित है। कौन, मेहरगढ़, जो दो पहाड़ियों के बीच में, इसलिए यहाँ हमें पाषाण से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक मतलब अस्थायी जीवन का प्रमाण हमें मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था। मतलब नौदा टोली का जो है खोज जो है किसने किया था, यहाँ पे इसका उत्खनन जो है किसने किया था। केडी वाजपेयी, बीएस बांकर, एचडी संकालिया या दयाराम साहनी। तो इसका खोज जो है एचडी संकालिया ने किया था। कालिया से याद रख सकते हैं, एचडी संकालिया, जिसने नौदा टोली का उत्खनन किया था। ये ताम्र पाषाण युग का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है नौदा टोली। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि नौदा टोली किस काल से संबंधित है, तो इसका सही जवाब होगा ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल से जो है ये का एक महत्वपूर्ण जगह है नौदा टोली, जिसको जो है एचडी संकालिया ने जो है
इसका उत्खनन किया था। तो कालिया से याद रख सकते हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे एच डी देवगौड़ा, तो उसको भी याद कर सकते हैं, एच डी संकालिया। ओके, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राग का टीला निम्नलिखित किस नौपसानिक स्थल से संबंधित है? मतलब हमें कहां से जो है राग का टीला मिला है? बुदिहाल, संगनकल्लू, कोल्लीवा या ब्रह्मगिरी? तो हमने बताया था कि संगनकल्लू से, जो कर्नाटका में है, वहां से हमें राग का टीला, मतलब वहां पे झोपड़ी होने का, अस्थायी निवासी होने का जो है प्रमाण मिला है। तो इसका सही जवाब होगा संगनकल्लू, जो मैसूर के पास है, याद रखिएगा। वर्तमान कर्नाटक में है, जहां से हमें राग का जो है टीला मिला है, वह है संगनकल्लू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? हमने अभी बताया भीमबेटका, जहां से पुरापाषाण काल में शैल चित्र के प्रमाण हमें मिलते हैं। और ये कहाँ पे है, सॉरी यहाँ बोल भी दिया किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए, जो पुरापाषाण काल में हमें मिला था, जो मध्य प्रदेश के रायसेन रायसेन जिला में स्थित है। क्या? भीमबेटका, जहां से हमें गुफाओं पे शैल चित्र मिले हैं। मतलब ये पुरापाषाण काल का, अगर तुमसे कोई पूछे भीमबेटका किस काल से संबंधित है, तो याद रखिएगा पुरापाषाण काल से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इज द करेक्ट आंसर। गुफाओं के शैल चित्र से भीमबेटका संबंधित रखता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? वापस वही बोला, प्रागैतिहासिक मतलब वही पाषाण काल में, जिस समय हमें सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिले, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, उस काल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। और वो काल के अंदर एक ही आता है, वो है पाषाण काल। तो पाषाण काल में चित्रकला के लिए कौन प्रसिद्ध था? भीमबेटका। भीमबेटका से हमें चित्रकला जो है शैल चित्र के प्रमाण मिले थे। इसलिए प्रागैतिहासिक काल में एक ही जगह है जहां से हमें चित्र मिला था, वो है भीमबेटका। इसको जो है याद रखिएगा, भीमबेटका से बहुत प्रश्न जो है बनते हैं। अगले क्वेश्चन जो है, देखिए फिर भीमबेटका से ही संबंधित है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? मैंने बताया कि भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? रायसेन में, जो कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, रायसेन जिला में जो है भीमबेटका उपस्थित है, जो पुरापाषाण काल का एक शैल चित्र का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान से कुत्ते के साथ मानव का सावधान प्राप्त हुआ है? मतलब कुत्ते के साथ साथ हमें जो है मानव का भी सावधान प्राप्त हुआ है, मतलब कुत्ते के साथ मानव का भी नरकंकाल मिला है। तो हमने बताया कहाँ पे? बुर्जहोम में, जो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पास एक जगह है बुर्जहोम, जहां से मानव के साथ साथ कुत्ते का भी नरकंकाल, एक कुत्ते का भी कंकाल एक साथ जो है हमें प्राप्त हुआ है। और यहाँ से गर्तवास भी प्राप्त हुआ, याद रखिएगा। तो बुर्जहोम से हमें गर्तवास, माने गड्ढे में जो घर होते हैं, वो प्राप्त हुआ है। और उसके साथ साथ ही हमें यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते का शव जो है प्राप्त हुआ है। तो यहाँ का सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बुर्जहोम से हमें मानव के साथ साथ कुत्ते का नरकंकाल प्राप्त हुआ है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गलत आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गलत आवास के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? अभी हमने बताया बुर्जहोम में। कहाँ पे प्राप्त हुए हैं? बुर्जहोम में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बुर्जहोम, जहां से हमें गलत आवास के साक्ष्य मिले। इसके अलावा एक और जगह है, वो जम्मू कश्मीर में ही है, गुफा का, वहां से भी हमें गलत आवास का जो है साक्ष्य मिला है। तो फिलहाल वो ऑप्शन में नहीं है, बुर्जहोम है, इसलिए बुर्जहोम यहाँ के लिए सही जो है ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? हमें विंध्य क्षेत्र का कौन सा जगह है जहां से हमें सबसे ज्यादा मानव कंकाल मिला है? तो देखिए हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश में दो क्षेत्र है, एक है प्रतापगढ़ जिला, और दूसरा है विंध्य क्षेत्र। प्रतापगढ़ जिले में 3 जगह थे, सराय नहर है, दमदमा और माधा, जहां से हमें नरकंकाल जो है मिला था। लेकिन यहाँ पे जो है विंध्य क्षेत्र जो है मेंशन कर दिया। तो विंध्य क्षेत्र से एक ही जगह था, वो जगह का नाम क्या था? लेखैया, जहां से हमें 17 मानव कंकाल में मिले थे। यहाँ से 17 नर कंकाल मिले थे, मतलब
17 जो है मानव की हड्डियां हमें जो है प्राप्त हुई थी कहां से, लेकहिया से, जो उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में पड़ता है। देखिए दमदमा से भी हमें नर कंकाल मिला था, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। तो इसके हिसाब से सही आंसर लेकहिया होगा, क्योंकि यहाँ पे एक विशेष जो है क्षेत्र मेंशन कर दिया, वो है विंध्य क्षेत्र। तो यहाँ का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसको ध्यान देखिएगा, उत्तर प्रदेश में 4 जगह, इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। प्रतापगढ़ में 3, सराय नहर है, दमदमा और मांधाहा, और विंध्य क्षेत्र में 1 लेकहिया। इसके अलावा गुजरात में भी एक जगह है, इसके अलावा जो है गुजरात में भी एक जगह है लंखनाज, जहां से हमें मानव नरकंकाल मिले हैं। बढ़ते अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित मंत्रालयों में से किसके अंतर्गत आता है? मतलब भारत का जो पुरातात्विक सर्वेक्षण का जो पूरा देख रेख है वो कौन सा मंत्रालय करता है? तो कौन सा मंत्रालय करता है, हमने बताया था संस्कृति मंत्रालय। जो भारतीय पुरातत्व का पूरा देख रेख जो है संस्कृति मंत्रालय के अंदर आता है। और भारत में भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। ये भी याद रखिएगा, जिसका नाम है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम अभी बदल के कर दिया गया है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जो भोपाल में है, भारतीय पुरातत्व संग्रहालय। और ये सबका देख रेख किसके अंतर्गत आता है? ये सबका देख रेख जो है आता है संस्कृति मंत्रालय के अंदर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? हमने बताया था ए कनिंघम, जॉन मार्शल, थॉमसन, जेम्स स्मिथ। मैंने भारत में पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो उसका सही आंसर होगा ए कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, जिन्होंने 1863 में भारत में पाए जाने वाले पुरातात्विक तत्वों का अध्ययन जो है पुरातात्विक तत्वों का अध्ययन जो है शुरू किया था। इसलिए ए कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। और थॉमसन को विश्व पुरातत्व का जनक कहा जाता है। क्रिश्चियन जगेसन थॉमसन को विश्व का, तो याद रखिएगा, विश्व का पुरातत्व का जनक थॉमसन, और भारत का पुरातत्व का जनक ए कनिंघम को कहा जाता है। जॉन मार्शल ये भी आएंगे, ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता से जो है ये दोनों जो है रिलेट करते हैं। तो फिलहाल याद रखिएगा, सही जवाब क्या होगा? ए कनिंघम, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए कनिंघम जो है भारत के पुरातत्विक के जनक कहे जाते हैं, और थॉमसन जो है विश्व पुरातत्व के जनक कहे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? बताइए, अभी तो हमने बताया था राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है। ये स्थित है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। और ये किस मंत्रालय के अंदर आता है? ये आता है आपका संस्कृति मंत्रालय के अंदर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, एक क्वेश्चन यहाँ पे मिसिंग है, नंबरिंग गलत हो गया, कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तो है। मानव ने अपना सर्वाधिक समय किस काल में बिताया था? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने मानव ने सबसे ज्यादा समय किस काल में बिताया था? प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल, या ऐतिहासिक काल में? ठीक है ना। तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल मतलब पाषाण काल। मनुष्य ने सबसे ज्यादा समय जो है पाषाण काल में बिताया। पाषाण काल का जो समय कालखंड जो है माना जाता है वो 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मैंने लगभग 15 से 20 लाख वर्ष मानव ने पाषाण काल में व्यतीत किए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल बहुत छोटा सा जो है कालखंड रहा है, और ऐतिहासिक काल तो अभी 2500-3000 साल पुराना इतिहास जो है ऐतिहासिक काल का है, 3000 से ज्यादा पुराना नहीं। लेकिन प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य 15 से 20 साल जो है रहे थे। और अगर इसमें और डिटेल में जाए तो प्राग ऐतिहासिक काल में भी पूरा पाषाण काल में मानव ने सर्वाधिक समय व्यतीत किया था। अगर इस तरह से ऑप्शन दे दे कि मानव ने अपना सर्वाधिक समय किस काल में व्यतीत किया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो उसमें सही आंसर होगा पूरा पाषाण काल में, जहां मानव ने लगभग 10 लाख से 15 लाख जो है वर्ष व्यतीत किया था। तो मानव ने सबसे ज्यादा समय व्यतीत किया था प्रागैतिहासिक काल मैंने पाषाण काल में, और उसमें भी पूरा पाषाण काल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस काल को माइक्रोलिथ कहते हैं? तो माइक्रो मतलब छोटा, तो हथियार छोटे किस काल में हो गए थे? मध्य पाषाण काल में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मनुष्य आते आते
छोटे हथियार और फेंकने वाले हथियारों का प्रयोग करने लगा था, इसलिए इस काल को माइक्रोलिथ भी कहते हैं। माइक्रो मतलब छोटा, तो मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ भी कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये सेशन जो है पसंद आया होगा। पाषाण काल में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इतना क्वेश्चन आप याद रख लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को नहीं मिलेगा। इतना ही क्वेश्चन है, इससे कोई बाहर क्वेश्चन जो है नहीं आएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो नया नया यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पसंद आया तो लाइक तो जरूर करेंगे। अगर ना पसंद आया तो कोई बात नहीं, लाइक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक कर ले, जिससे मैं आगे भी और भी जो है चीजें